हेलो एवरीबॉडी। आज हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसके अंदर थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सीखना चाहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आई एम टॉकिंग अबाउट। हमें पता है कि अगर किसी भी सिस्टम पे सिस्टम मीन्स कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स या कलेक्शन ऑफ बॉडीज, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। अगर किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। और इस कंजर्वेशन को हम काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कार्ड प्रॉब्लम्स हैं, एक्सप्लोजन है, कोलिजन है, इन सब चीज़ों में भी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे मान लीजिए एक बोट है, रिवर शोर पे खड़ी हुई है, रिवर बैंक पे खड़ी हुई है या सी शोर पे खड़ी हुई है, और एक आदमी उससे जंप करता है, बोट से आदमी जंप करता है, तो नाव थोड़ा पीछे की तरफ चली जाती है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बॉम्ब एक्सप्लोड करता है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, एनी नंबर ऑफ पार्ट्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, दैट इज ड्यू टू इंटरनल फोर्स। तो अंडर ऑल सच सिचुएशंस वी must know how to apply conservation of linear momentum in order to solve some higher order problems. इसके अलावा आपने सुना होगा जैसे एस्ट्रोनॉट है, उसको मूव करना है तो आगे की तरफ किसी चीज को फेंकेगा, मोमेंटम के कारण कंजर्व है मोमेंटम, तो पीछे की तरफ उसको झटका मिलेगा, वो मूव करेगा। रॉकेट्स जब स्पेस में जाते हैं तो उनको जो थ्रस्ट मिलता है, ऑल दैट वी कैन कैलकुलेट यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो थोड़ा सा हम फोकस करते हैं अपने नोट्स पे, ध्यान से देखिए आप। आई एम टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मान लीजिए इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, what do we mean by external force? Second law के according, Newton's second law says it is d by dt of momentum, that is zero. भाई force is what? Rate of change of momentum. तो अगर rate of change जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम कांस्टेंट है। किसका मोमेंटम कांस्टेंट है? फॉर द सिस्टम ऑफ बॉडीज वी आर डीलिंग विद, नॉट फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। फॉर्मिंग इट मतलब सिस्टम, मतलब जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंटम सेम हो भी सकता है और वो वेरी भी कर सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। इट कैन बी सेम, इट कैन वेरी, बट फॉर द सिस्टम इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, यानी सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्लियर? अब यहां पर जब हम प्रॉब्लम्स को डील करेंगे तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में डील कर रहे हैं तो डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट एक्चुअली कि आप कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हो। अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होगा कि फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इज जीरो, तो आप यू विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओनली अलोंग एक्स डायरेक्शन। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि वाई पे फोर्स लग रहा है तो कंजर्व नहीं होगा मोमेंटम। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, अगर एक्स फोर्स जीरो है, एक्स एक्सिस का फोर्स जीरो है, तो मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। और अगर एक्सटर्नल फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इज जीरो, तो अंडर दैट कंडीशन इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन। और अगर टोटल फोर्स ही जीरो है, ना तो एक्स में लग रहा और ना वाई में लग रहा, दोनों चीजें वैलिड है, तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों इक्वेशंस लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या हम लोग पढ़ते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। मैंने आपको ब्रेकअप करके बताया कि अगर फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है तो एक्स में कंजर्व है, वाई में जीरो है तो वाई में कंजर्व है,
और अगर दोनों में जीरो है तो दोनों डायरेक्शन में कंजर्व है। मतलब इंडिविजुअली भी आप इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ध्यान से देखिए इसको। And one more important point that you have to take into consideration while dealing with the numericals on conservation of momentum. देखिए हमने कहा कि F एक्सटर्नल फोर्स यानी नेट फोर्स, नेट यानी टोटल फोर्स अगर सिस्टम की जीरो है फॉर ए गिवन सिस्टम दैट इज जीरो, तो इसका मतलब यहाँ से और भी बातें समझ में आती हैं क्या कि एक्सिलरेशन जो है इसका सेंटर ऑफ मास का, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट विल ऑल्सो बी जीरो and velocity of center of mass that will also be zero. ध्यान दीजिएगा, अगेन आई एम टेलिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स की वैल्यूज वेरी कर सकती हैं, बट सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व होगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इट्स नॉट जीरो, इट्स कांस्टेंट, इट्स कांस्टेंट। ओके, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब हम सब ने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज गिवन बाय m1v1 plus m2v2 for any number of particles mn vn जितने भी हो वहां तक लगाइए अपॉन में टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 plus m2 up to mn and we say this is constant, this is constant। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, मास तो वैसे ही कांस्टेंट है, मास तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसका मतलब m1v1 plus m2v2 up to mn vn that should also be constant। obviously it will be new constant क्योंकि मास कांस्टेंट है, दूसरी साइड इक्वेशन के दूसरी साइड जाएगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा और एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। आई थिंक इट्स क्लीन, समझ में आ रही बात। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज कंजर्व्ड, क्लियर। तो यहां से अगर हम देखें ये एक नया कांस्टेंट, एंड व्हाट इज m1v1, m1v1 क्या है, पहले पार्टिकल का मोमेंटम, m2v2 क्या है, क्या है दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, एंड सो ऑन। तो यहां से मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल अप टू nth पार्टिकल दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी इनिशियल मोमेंटम्स का वेक्टर सम हमेशा फाइनल मोमेंटम्स के वेक्टर सम के बराबर होगा, यानी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम that is always conserved, that is always constant, clear। and remember again I am telling you this is not for individual particles, clear। individual particles का momentum constant होगा या नहीं, ध्यान देना, it may be constant or it may not be constant, we are not confirmed about it। ध्यान से देखिए इसको, नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं। Now, digging onto this concept, I want to discuss you a very important concept कि suppose करिए हमारे पास एक system है, we have got a system of particles at rest। I'm talking for a system of particles at rest। अगर इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो which concept holds good? I am going to discuss a number of concepts। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्या इंडिविजुअल पार्टिकल्स के फोर्स के बारे में डिस्कस करिए कि F1 अगर फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स है, F2 सेकंड पे फोर्स है, एंड सो ऑन nth पे फोर्स है, क्या ये सारे भी इक्वल होंगे और जीरो होंगे? सोचिए, सिस्टम का टोटल फोर्स जीरो है तो क्या अलग अलग पार्टिकल्स का फोर्स जीरो होगा? तो सोचने वाली बात है, इट मे बी जीरो बट इट्स नॉट नेसेसरी कि इट इज ऑलवेज जीरो। तो याद रखिएगा, नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट ऑलवेज, माइट बी देयर आर सम इंटरनल फोर्सेस इन द सिस्टम which cancel out each other, internal forces acting between the particles which individually exist but cancel out and net external force becomes zero for the system। तो I must say this concept is
नॉट ऑलवेज ट्रू। तो अगर कोई पूछे सही है तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात, अगर हम इनमें वेलोसिटीज की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, पहले एक्सेलरेशन डिस्कस कर लेते हैं। क्या अगला फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन a1 है, दूसरे का a2 है, एंड सो ऑन an, क्या ये जीरो होगा और इक्वल होगा? बोलिए। या फिर हम थर्ड पॉइंट बात करें, यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल होगी क्या दोनों पार्टिकल्स की, तीनों पार्टिकल्स की, nth पार्टिकल की, और ये जीरो होगी? तो ये बातें भी सही नहीं है भाई। फोर्स सिस्टम का जीरो है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का फोर्स जीरो हो भी सकता है और नहीं हो सकता, दिस इज नॉट ट्रू। अगर फोर्स जीरो नहीं होगा इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, तो उनका एक्सीलरेशन भी जीरो अलग अलग से होगा, ये जरूरी नहीं है। बट ध्यान रखिएगा, अगर हमसे कोई बोले सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो है, तो दैट इज ट्रू, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो है, बट इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। एंड सेम कॉन्सेप्ट होल्ड्स गुड फॉर वेलोसिटीज। समझ में आ रही बात? याद रखिएगा। चौथा पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं, अलग अलग पार्टिकल्स का मोमेंटम, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इंडिविजुअल पार्टिकल्स में हैव सम मोमेंटम, और हर एक का मोमेंटम जीरो हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, अगर हमसे कोई बोले व्हाट अबाउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगी क्या? ये बात सही है? बोलिए। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी, ये एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का जीरो होगा? ये सोचने वाली बात है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल आल्सो बी जीरो, एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल आल्सो बी जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैसे जीरो हो जाएगी? बिकॉज सिस्टम वॉज इनिशियली एट व्हाट? रेस्ट। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो इसका एक्सीलरेशन तो जीरो, फोर्स एक्सटर्नल जीरो, इसलिए जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी क्योंकि कंजर्व्ड है वो भी जीरो होगी। क्लियर है? एक और पॉइंट, अगर हमसे अब कोई बोले काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, ये सारे के सारे बराबर होंगे थर्ड पार्टिकल, और ये सारे जीरो होंगे, क्या ये बात सही है? बोलिए, सोचो, ध्यान देना। बिल्कुल भी नहीं भाई। वेलोसिटी देख लो, जब वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जीरो है, अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी एग्जिस्ट कर सकती है, अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी एग्जिस्ट कर सकती है, तो काइनेटिक एनर्जीज भी तो एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो दिस इज नॉट ट्रू, काइनेटिक एनर्जीज में और मे नॉट बी जीरो। और मोर ओवर एक चीज और ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर वेलोसिटी चाहे नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव मीन्स डायरेक्शन अपोजिट है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही होंगी। एंड वन मोर कॉन्सेप्ट, वेरी हाई ग्रेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो होगी? बोलिए, बोलो, सोचो, ध्यान देना। इट्स नेवर ट्रू, इट्स नेवर ट्रू। अभी आपको मैंने डिस्कस किया कि वेलोसिटी सिस्टम की जीरो है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटीज का स्क्वायर हो रहा है। आपके पास ये टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पहले की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे की काइनेटिक एनर्जी प्लस जितने भी हैं, और इन सब में वेलोसिटीज का स्क्वायर हो रहा है, तो ये वेलोसिटी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये एड अप होंगी, और ऐड होकर के, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है, ये सारी ऐड होंगी और यहाँ पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। सिस्टम विल ऑलवेज हैव सम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? और एक सोचने वाली बात और है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? फ्रॉम वेयर डिड दिस काइनेटिक एनर्जी कम फ्रॉम? तो याद रखिएगा, फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई सिस्टम की? जो उसके अंदर पहले पोटेंशियल एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हुई। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। हम लोग कई बार फॉर्मूला लगा देते हैं हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन उसमें कुछ वेलोसिटीज पॉजिटिव थी कुछ वेलोसिटीज नेगेटिव थी, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और नेट वेलोसिटी जीरो हो गई सेंटर ऑफ मास की। कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, नहीं तो लेक्चर को रिवाइंड करिए। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी,
तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, वो कैंसिल कर रही है। और जब आप काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, तो कैंसिलेशन बनेगा कहां से? देयर वोंट बी एनी कैंसिलेशन और काइनेटिक एनर्जी विल एग्जिस्ट। एंड फ्रॉम वेयर डज दिस काइनेटिक एनर्जी कम फ्रॉम? दिस कम्स फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी दैट वाज इंडिविजुअली देयर विद द सिस्टम। ध्यान से देख लीजिए और इन पॉइंट्स को कॉपी करिए। कुछ समझ में आ रहा है आपको? सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अप्लाई करके जो क्वेश्चंस बनते हैं, दे आर वन ऑफ द क्लास क्वेश्चंस और इनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं ये आपको बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कितने क्लियर होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, ध्यान रखिएगा। क्लियर? इंडिविजुअल पार्टिकल्स की कहानी अलग है और सिस्टम की कहानी अलग है। जब भी हम सिस्टम से डील करेंगे तो हम जो वेलोसिटी वगैरह है वो सब सेंटर ऑफ मास का डील करेंगे। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का अलग अलग से कंबाइंड फॉर्म में नहीं स्टडी करेंगे। क्लियर? अभी हम क्वेश्चंस डील करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आसान भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। और मज़ा तभी आएगा जब आप पहले प्रैक्टिस करके बैठे होंगे, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनेंगे तो यू वुड लाइक कि हाँ भाई हम और बनाएं। समझ में आ रही बात? तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर योर ड्रीम टू बिकम ट्रू, क्योंकि सपने बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से देखने चाहिए। समझ में आ रही बात? अब तुम सोचोगे सर तो वीडियो लेक्चर में भी भाषण देने लग गए, ऐसा नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, शीट अटैच करते हैं। तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया आपसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको इस फॉर्म में नहीं लिखनी। क्या बोला मैंने? एनर्जी काइनेटिक ऑफ सिस्टम, कई लोग ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की ले लें और ये बिल्कुल गलत है, इट्स टोटली रॉन्ग। ध्यान रखिएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स इज नॉट ए वेक्टर। बार बार वही चीज लिख रहा हूँ, नॉट ए वेक्टर। तो देयरफॉर दे विल नॉट कैंसल, दे मतलब अलग अलग पार्टिकल्स के, दे डू नॉट कैंसिल आउट, कैंसिल नहीं करेंगी। बट मोमेंटम जो होता है सिस्टम का, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज वेरी ट्रू। इसको याद रखना है, ध्यान से देख लीजिए और ये गलती कभी नहीं करनी, नेवर डू इट। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। क्यों रॉन्ग है शायद वो भी समझ में आ रहा होगा। आ रहा है या आ गया? अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक सबसे पहले वी ट्राई वन क्वेश्चन कि हमारे पास एक शेल है, वी हैव गॉट ए शेल, इसका मास है 30 kg। कितना मास है? 30 kg एंड इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 48 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अभी एक्सप्लोड करता है, इट एक्सप्लोड्स, और एक्सप्लोजन में कंजर्व्ड होता है मोमेंटम, पता है ना आपको? एक्सप्लोड करता है, कह रहे एक पार्ट है 18 kg का, ये रुक जाता है मतलब इसकी वेलोसिटी पहले पार्ट की 0 हो गई। कह रहे दूसरे पार्ट की वेलोसिटी निकालो, जो सेकंड पार्ट गया इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, व्हाट इज v2। तो एक बात बताइए, अगर 18 kg का मास है तो दूसरा मास कितना होगा? 12 kg का। कितना होगा? 12 kg का। और हमें पता है मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज 0। समझ में आ रही बात? बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज 0। समझ में आ रहा है ना? लगाइए जरा, ट्राई करिए, पॉज कर लीजिए लेक्चर को। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास है 30 और वेलोसिटी है 48। फाइनल मोमेंटम में दो पार्टिकल्स बन गए, तो पहले का मोमेंटम क्या होगा? 18 इंटू 0 प्लस में 12 इंटू v2। 12 क्यों? टोटल मास 30 था, तो ये तो 0 हो गया, तो क्या होगा? 12 v2 की वैल्यू इतनी आ गई। अब 12 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 4। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए ध्यान से, कितनी आ रही है? 120 मीटर पर सेकेंड। तो जो छोटा वाला फ्रैगमेंट है ये मोमेंटम कंजर्व करने के लिए
120 मीटर पर सेकंड की स्पीड एक्वायर करेगा। समझ में आ रही बात? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, हैव ए लुक। क्लियर है? एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। क्या है? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। इसमें से कोई पार्टिकल एमिट होता है, मान लीजिए अल्फा एमिट हुआ, अल्फा हैवी है, हीलियम होता है ना 2,4, ये एमिट हुआ आपका। तो कह रहा है दोनों फ्रैगमेंट्स की वेलोसिटीज की डायरेक्शन में रिलेशन बताइए। देखो अगर मान लेते हैं एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई m1 है और अल्फा पार्टिकल मैंने m2 मान लिया, तो इसका मास क्या रहा होगा? m1 प्लस m2। अभी एक्सप्लोड हो रहा है, इट एक्सप्लोड्स एंड वाज इनिशियली एट रेस्ट, यानी v इनिशियल वाज 0 पूरे सिस्टम की। तो अब आपके पास इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? 0, और फाइनल मोमेंटम क्या हुआ बताइए? फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। देखिए ध्यान से, पार्टिकल क्या था इनिशियली? बोलो, था ना रेस्ट पे। भाई एक्सप्लोजन से पहले पार्टिकल क्या था? रेस्ट पे। और एक्सप्लोजन के बाद दो हिस्सों में फटा, दोनों हिस्सों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये बात मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, एंड इससे इंपॉर्टेंट लॉजिक, अच्छा लॉजिक है। इंपॉर्टेंट तो भी आगे बहुत कुछ है, और बहुत ही क्लास क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब m1 v1 और m2 v2, हमने राइट डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, और अपोजिट डायरेक्शन हमारी नेगेटिव आएगी। देखो या तो हम डायरेक्शन पहले से ले लें, और अगर हमें कुछ नहीं पता तो चुपचाप रखते जाएं वैल्यूज, अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी। और जब अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी तो मतलब जो रेफरेंस पॉजिटिव था उसकी अपोजिट आपका आंसर है ना। इधर देखो जरा शीट पे, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ m1 v1 इज माइनस m2 v2, यानी अगर मैं वेलोसिटी 2 की बात करता हूं तो दैट इज माइनस m1 v1 अपॉन m2। तो यहां से दो बातें पता चलती हैं। कौन सी दो बातें? पहली बात, जो v2 है उसकी डायरेक्शन v1 के अपोजिट है, और दूसरी बात, v2 का मास जितना कम होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। और v2 अगर हैवी मास की वेलोसिटी है, तो हैवी मास की है तो उसकी स्पीड कम होगी। कुल मिलाकर के दोनों पार्टिकल के मोमेंटम को एक दूसरे को कैंसिल करना है, और नेट मोमेंटम को 0 ही रखना है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखिए, कॉपी कर लीजिए और थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं। बढ़े आगे एक और क्वेश्चन में। देखिए कह रहे एक बॉडी है 1 kg मास की, जो इनिशियली रेस्ट पे है। ये बॉडी है, इसका मास है 1 kg, और इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। 1 kg बॉडी है, इनिशियली रेस्ट पे, और ये 3 पार्ट्स में ब्रेक होती है, जिनके मासेस 1:1:3 में है। 1:1:3 में है। क्लियर? दो पार्ट्स इनमें से एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाते हैं। कह रहा है 2 पार्ट्स इक्वल वाले, 2 equal parts fly off perpendicular to each other। दो पार्ट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाते हैं, और कह रहा है इनकी जो स्पीड है, जो परपेंडिकुलर जा रहे हैं, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। लेट इट बी 30 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हैवियर फ्रेगमेंट? फाइंड वेलोसिटी ऑफ हैवियर पार्ट या फ्रैगमेंट की बात है। क्लियर? अब जरा देखिए, लगाते हैं इसमें क्वेश्चन। मान लेते हैं भाई m1 m2 और m3 तीनों की रेशियो क्या है? 1:1:3। 1:1:3। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये होगा, टोटल मास कितना है? 1 kg। अब अगर टोटल मास 1 kg की जगह m दिया हो तो ये m बाई तीनों का सम 5, ये भी कितना होगा? m बाई 5, और ये कितना होगा? 3m/5। आपको रेशियो डिवीजन आना चाहिए, नीचे तीनों का सम होता है और 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया। तो m अगर 1 kg था तो 1/5, 1 kg/5, ये 1 kg/5, और ये 3/5, तो 1/5 कितना हुआ? 0.2 kg। ये भी कितना हुआ? 0.2 kg, और ये 3 गुना है 0.6 kg। चेक कर लीजिए, तीनों का मास का सम 1 kg ही आ रहा है। क्लियर? और कह रहे इन दोनों पार्ट्स की, जो इसकी वेलोसिटी v1 और दूसरे की v2, ये दोनों बराबर है, दे आर इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी v3 कितनी है? क्लियर? अब देखो जरा, मान लेते हैं ये था हमारा मास m इनिशियल, और ये फट गया 3 पार्ट्स में।
आपके पास दो पार्ट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले गए 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। पहला पार्ट m, दूसरा पार्ट भी है m, इक्वल मास के हैं, सिमेट्रिक एक्सप्लोजन हो रहा है, तो ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो जब ये फटा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। थर्ड पार्ट, एक पार्ट इधर, थर्ड पार्ट ऑब्वियसली इन दोनों के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी आपसे पूछी हुई है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाओ, आपको जरूरत है तो वाई के अलॉन्ग भी लगा लीजिए। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करिए, मैं पेन चेंज करता हूँ। ये क्या होगा, ये मास है m1 v1 cos थीटा 1 और ये हो गया m2 v2 cos थीटा 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। इधर आएंगे वर्टिकल m1 v1 sin थीटा 1, वैल्यूज बाद में डालूंगा, आपकी मर्जी, आप चाहो तो पहले डाल लो sin थीटा 2। अब ये पार्टिकल इधर जा रहा है, तो आप अब इधर देखिए, मास भी इक्वल है, वेलोसिटी भी इक्वल है, थीटा भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तो कैंसिल कर गए, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं, तो हमें फायदा होगा सिर्फ एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम लेने में। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या आना चाहिए, बताइए, इक्वेशन लिखिए, क्या होना चाहिए। m3v3 जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos थीटा के बराबर होनी चाहिए, और ये दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर है। यहाँ पर ये मास कितना है 0.6 और ये वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो ये हो गया 0.2 इंटू 30 और cos 45 कितना होता है, cos 45 इज 1/√2 और उसको हम सॉल्व करें दैट इज 0.707, तो 0.707 और यही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है, तो इसको मैं सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो V3 की वैल्यू क्या आएगी, चेक करिए, आपके पास 0.2 इंटू 30 इंटू 0.707 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.6 और 0.2 और 0.6 कट के 3 बन जाएंगे, 3 और 30 कट के 10 बच जाएंगे, तो आ जाएगा 7.07 इंटू 2, तो आ गया 14.14 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक इट्स क्लियर, ध्यान से देख लीजिए। कोई डाउट है? आई थिंक इट्स क्लियर। अब कुछ सिस्टम्स पढ़ते हैं हम, ट्रॉली सिस्टम्स, कार्ड सिस्टम्स, बोट सिस्टम्स। जैसे मान लीजिए एक ट्रॉली है, ये चल रही है, इस पे एक आदमी खड़ा हुआ है, पहले रेस्ट में, अब आदमी चलने लग रहा है तो ट्रॉली को बैकवर्ड फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, कितनी वेलोसिटी से रिक्वाइल करेगी भाई, फोर्स तो सिस्टम का जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, दिस इज ऑल ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, तो क्या रिक्वाइल स्पीड होगी। एक नाव पे एक आदमी खड़ा है, कूद जाता है, नाव पीछे झटका खाती है, पानी में है नाव, है ना, रेत में थोड़ा ना चलेगी, तो कितना झटका खाएगी, ऑल दैट वी वांट टू कैलकुलेट। तो लेट अस फोकस ऑन टू सम बेटर क्वेश्चंस। इधर देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन ए ट्रॉली, जेंटली यानी आराम से, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं, बहुत धीरे धीरे, ड्रॉप्ड ऑन ए ट्रॉली मूविंग विद स्पीड v, ट्रॉली शुरू से स्पीड v में है, कह रहे फाइंड न्यू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर द बॉल लैंड्स। ये ट्रॉली है, इसका मास कैपिटल है, में बॉल है, बहुत धीरे से इस पे लैंड हुई, ऑब्वियसली वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है, ट्रॉली यूं जा रही है v वेलोसिटी से, कह रहा है आफ्टर लैंडिंग व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली। बताइए भाई, एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा सिस्टम पे, तो मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। किसका मोमेंटम, बॉय का या ट्रॉली का, बॉल का या ट्रॉली का, तो ना बॉल का ना ट्रॉली का, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम का मोमेंटम दैट इज कांस्टेंट, यानी इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्लियर, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब आप ये बताइए, शुरुआत में इनिशियली अगर मैं एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ध्यान देना, आई एम टॉकिंग इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में मेरा मतलब ही नहीं है, अगर ग्रेविटी का कुछ फोर्स लग भी रहा है तो वाई पे मैं कंजर्वेशन डील ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इज जीरो। क्लियर, अभी तो बॉल हमारी स्लोली आ रही है, तो यहाँ पर वैसे ही कोई फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ग्रेविटी का फोर्स यहाँ पर लग रहा है तो वाई डायरेक्शन से हम डील ही नहीं कर रहे,
हम सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन से डील कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन पे मोमेंटम कंजर्व होगा। तो एक्स पे इक्वेशन लगाइए, बॉल का मोमेंटम क्या होगा, 0। ट्रॉली पहले से चल रही थी, कितनी वेलोसिटी से, v से, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया mv, और फाइनल क्या हुआ, दोनों इकट्ठे हो गई, एक साथ हो गई ना दोनों, तो मास ट्रॉली का और मास बॉल का, दोनों का सम कर दिया और फाइनल स्पीड मान ली v2 मान लेते हैं। तो सिंपल है यार, v2 की वैल्यू क्या आएगी बोलो, mv अपॉन m प्लस स्मॉल m, यही आ गया ना, mv अपॉन m प्लस स्मॉल, तो मतलब दिस इज द वेलोसिटी। तो आपने अच्छी बात क्या समझी यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन तो देखने में बहुत सिंपल है, अच्छी बात ये समझी कि वाई एक्सिस के अलोंग हमें डील नहीं करना, यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट, एक्स के अलोंग फोर्स नहीं लग रहा, सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स 0 है, समझ में आ रहा है आपको। तो एक्स एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्व है, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन ऑफ द बॉल दैट इज 0, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है। अगर बॉल हमारी एंगल पे आ रही होती तो हम कंपोनेंट्स लेते, क्लियर। तो बॉल नीचे की तरफ आ रही, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उसका मोमेंटम 0 है एक्स डायरेक्शन में, और ट्रॉली का मोमेंटम है मास ऑफ ट्रॉली इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, और फाइनली दोनों एक साथ स्टक हो गए, चिपक गए, तो दोनों का मास का सम इनटू जो भी वेलोसिटी हो कॉम्बिनेशन की। आई थिंक इट्स क्लियर, फोकस करिए, ध्यान से देखिए, समझ में आया। आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। कह रहे एक बॉय है, उसका मास है 20 kg, स्टैंड्स ऑन ए ट्रॉली ऑफ मास 10 kg। मान लीजिए ट्रॉली बना ली हमने, पहिए पुहिए लगा दो, क्या होगा, पहिए नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे तो चलेगी कैसे, क्लियर, लगाने पड़ेंगे। कितना है, 10 किलो, और बॉय का मास कितना है, 10 kg, इनिशियली एट रेस्ट, boy of mass 10 kg stands on a trolley of mass, boy of mass 20 kg, trolley of mass 10 kg, initially at rest, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, यहाँ पर बॉय खड़ा है, क्लियर। कह रहा बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बहुत अच्छी बात है। बॉय की स्पीड क्या है, बॉय की स्पीड क्या है, 2 नहीं है, बॉय की स्पीड ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 2 है, क्लियर, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 2 है। कह रहा फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द ट्रॉली, ट्रॉली की रिक्वायर्ड स्पीड लगाइए। तो अब क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन का मोशन है, तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बताइए, बॉय का मोमेंटम, ट्रॉली का मोमेंटम, दोनों का सम, और फाइनल मोमेंटम जब बॉय चल रहा है तो क्या होगा, कैलकुलेट करिए, ट्राई करिए, इसको पॉज करिए 2 मिनट के लिए एंड ट्राई इट, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सोचा कुछ भाई, सीधी सी बात है, इनिशियल मोमेंटम तो 0 है क्योंकि दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं, फाइनल क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बॉय प्लस मोमेंटम ऑफ ट्रॉली। तो बॉय का मोमेंटम क्या होगा, बॉय का मास कितना है 20, और बॉय की स्पीड क्या है 2 है, सोचो 2 नहीं है, 2 नहीं है ये, तो गलती से ये मत लगा देना, अभी मैं बात करता हूँ आपसे। और ट्रॉली का क्या है मास, ट्रॉली का मास है 10, इसकी स्पीड मान लो u, क्लियर, इसकी स्पीड मान लो u। अब बॉय जब इस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव लिया मैंने इसको, तो अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगी, पहले से मान लेता हूँ, तो रिक्वायर्ड है -u। अब अगर ट्रॉली की स्पीड u है, तो दिस इज द स्पीड ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, दैट इज 2। तो बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हमने अच्छे से पढ़ा हुआ, दैट इज बॉय माइनस ट्रॉली, एंड विद रिस्पेक्ट टू सेम फ्रेम मैंने क्या लिया, ग्राउंड, दैट इज 2। तो अब देखिए बॉय की स्पीड ग्राउंड के साथ क्या होगी, दिस इज माइनस u, दैट इज 2। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी 2 प्लस u। समझ में आ रहा है ये, क्लियर है, देखो ध्यान से, this is boy with respect to trolley, it is 2, clear, boy with respect to ground minus trolley with respect to ground, and trolley with respect to ground क्या हुआ, माइनस यू, डायरेक्शन अपोजिट है, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर माइनस आएगा, इट्स 2 माइनस यू। तो बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2 माइनस यू, तो आप यहाँ 2 नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे 2 माइनस यू, ध्यान रखिएगा, इट्स ए वेरी गुड पॉइंट। तो ये हो गया आपका कितना, दिस इज इन टोटल 0, इक्वेशन बनाइए,
this becomes 40 minus 20u minus 10u, तो 30u becomes what? 40, तो u becomes 40 by 30, that is 4 by 3 meter per second. This is what? This is the speed of trolley. और कौन सी स्पीड? रिकॉइल, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो हमने पहले ही एज्यूम कर रखा है। अगर हम पहले ना एज्यूम करते थे माइनस साइन आ जाता। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई ट्रॉली चल रही है, आदमी वहां पे खड़ा है, बॉय, मैन, गर्ल, एनीथिंग। अब जब ये चलना शुरू करता है तो ट्रॉली को बैकवर्ड मिलता है। स्पीड आपको विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी, तो आपको रिलेटिव मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब एक बात सोचने वाली और है, यहाँ पर एक टर्म आती है कई बार कि सपोज करिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, मतलब जब विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हम बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ द ट्रॉली, लेकिन कई बार फाइनल स्टेट की बात करता है, फाइनल स्टेडी स्टेट, फाइनल लास्ट स्टेट। तो अगर वो लास्ट स्टेट स्पेसिफाई करता है तो आपको विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्पीड लेनी, जो लास्ट में होगा, उसको मान लो यू वी कुछ भी। अगर नहीं स्पेसिफाई करता तो यू विल ऑलवेज डील विद द इनिशियल स्टेट। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे मैन एंड ट्रॉली आर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियली, इनिशियल स्पीड है 4, है ना। सडनली मैन स्टार्ट्स वॉकिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट। अगर फाइनल ना बोलता तो इनिशियल ही मानते, स्टेट ऑफ ट्रॉली, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ये ट्रॉली है, अच्छी सी ट्रॉली बना लो, ये मैन है, इसके हाथ हैं, ये चलना शुरू करता है कितनी स्पीड से? 2 से, और विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ द ट्रॉली। तो इस मैन का फाइनल स्टेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, फाइनल स्पीड यू मान ली, दिस इज, लेट इट बी फाइनल स्पीड। तो अब इस क्वेश्चन में मैन का और ट्रॉली का मास भी दिया हुआ है आपको। मैन का मास है लेट इट बी 40 kg, कुछ भी ले लो यार। ट्रॉली का मास कितना है? 20 kg। क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फाइनल वेलोसिटी, यानी यू पता करो। तो आपको पता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब बताइए इनिशियल मोमेंटम क्या है? मैन का मास प्लस ट्रॉली का मास, और दोनों की स्पीड सेम है ना। यहाँ पर दोनों इनिशियली किस स्पीड से जा रहे हैं? 4 से, तो 4 ले लिया इनिशियल मोमेंटम। भाई जितना स्पीड मैन का है उतना ही स्पीड ट्रॉली का है, आपने ले लिया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में क्या होगा? जो मैन है उसका मास है 40 और मैन की स्पीड क्या हो गई? 2 + यू, रिलेटिव दिया हुआ है ना, यू क्या है? फाइनल स्पीड। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज 2। तो अभी आपने पढ़ा था मैन माइनस ट्रॉली, ग्राउंड ग्राउंड, दैट इज 2। क्लियर? तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, और ट्रॉली यू मान लिया। तो आपके पास दैट शुड बी व्हाट? दैट शुड बी व्हाट? यहाँ पर क्या है? दिस इज फाइनल स्पीड मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें पता करना है ना, मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये यू। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा? 2 + यू, है ना। इसकी डायरेक्शन, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, और ये पॉजिटिव लेते ही है वैसे भी। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 40 × 2 + 40 यू, और ये 60 × 4 240। तो इसका मतलब हुआ 80 यानी 160 इज व्हाट? 40 यू। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई? यू की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए, है ना। अच्छा जी, और यहाँ पर ट्रॉली का क्या हुआ? ट्रॉली का भी कितना है मास? 20, और स्पीड है यू, तो +20 यू और आ गया, तो ये हो गया आपका 60 यू। कितना हो गया? 60 यू। दिस इज नाउ 16/6 नॉट 4, दिस इज 16/6 8/3 मीटर पर सेकेंड। चेक करिए, दिस इज यू। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है? इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का, सिर्फ मैन का नहीं,
ट्रॉली भी तो है ना, उसको भी कंसीडर करिए और सॉल्व करिए, यू गेट इट टू बी 8/3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देख लीजिए, आई थिंक इट्स क्लियर। तो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगेन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। कह रहे एक 75 kg मैन है, कितना मैन है, 75 kg का मैन है, कह रहे और 30 kg की कार्ट है, 30 kg की कार्ट है, इस कार्ट पे मैन चल रहा है, दिस इज मैन 75 kg एंड दिस इज कार्ट 30 kg। क्लियर। मैन की स्पीड है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये जंप करता है, इस ट्रॉली से जंप करता है, इस हिसाब से जब आदमी इससे जंप करेगा बाहर, तो कह रहा है ये इस हिसाब से जंप कर रहा है कि इसकी कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, इसकी कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, इट हैज नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कह रहा है फाइंड द चेंज इन द स्पीड ऑफ द कार्ट, फाइंड चेंज इन द स्पीड ऑफ कार्ट। ट्राई करिए, क्लियर है। 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे रखी है आपको ट्रॉली की। अच्छा, मैन और ट्रॉली की स्पीड सेम है, दिस इज नॉट रिलेटिव स्पीड ना, तो जो मैन है वो ट्रॉली के अंदर, अगर ट्रॉली हमारी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही तो मैन की स्पीड भी 2 ही है, तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मैन का मोमेंटम क्या होगा, 75 इंटू 2, और ट्रॉली का मोमेंटम क्या होगा, 30 इंटू 2, और फाइनल मोमेंटम में मैन का कूदने के बाद जीरो हो गया, इसने क्या बोला है, हैज नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हैज नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया। और ट्रॉली का मास क्या है, ट्रॉली का मास दिया हुआ है 30 kg, और इसकी स्पीड ही तो पता करनी है, इसकी स्पीड ही पता करनी है, तो इट्स 105 इंटू 2, 105 इंटू 2, 210, दैट शुड बी 30 v, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली शुड बी 7, जीरो कट गया, इट शुड बी 7 मीटर पर सेकेंड। चेक इट आउट, क्लियर है। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कह रहे हैं कि एक शेल है, इसका उसको फायर किया है 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से। जब आप हॉरिजॉन्टल से फायर कर रहे हैं तो यूं जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, और कह रहा है हाईएस्ट हाइट पे जाके फट जाता है। कहाँ पर फटता है, हाईएस्ट हाइट पे। आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट हाइट पर जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है। क्लियर। कह रहा है कि अगर ये दो पार्ट्स में फट रहा है तो हैवी पार्ट की वेलोसिटी निकालो। जो छोटा वाला पार्ट है वो वर्टिकली फॉल हो रहा है, छोटा वाला पार्ट वर्टिकली फॉल हो रहा है, 2:1 में डिवाइड हो रहे हैं, हैवी पार्ट की वेलोसिटी निकालनी है। देखिए जरा ध्यान से, कह रहे शेल है, इसकी स्पीड है, यहाँ बनाते हैं, इसकी स्पीड दे रखी है 10√2 मीटर पर सेकेंड, और इसको ग्राउंड से 45 डिग्री पे फायर किया है, जाएगा यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी होगी कुछ एक्स, किसकी वेलोसिटी होगी, दो पार्ट्स में फटा, अगर इनका 2:1 है तो ये मास है 2m, और दूसरा मास कितना है, दूसरा मास होगा m, और ये वर्टिकली आ रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप x पे लगाओगे या y पे, क्या आप y पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ध्यान देना, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स तो लग रहा है ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग हियर, तो यू कैन नॉट यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन, और हमें जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है, तो अगर आप इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे शेल का, इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम लेंगे x डायरेक्शन में, तो दोनों को कंपेयर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। ट्राई करिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्लियर है, ट्राई किया आपने। एक बार बताओ, अगर इसका मास m है, इसका 2m है, तो इनिशियल कितना मास रहा होगा, 2m प्लस m यानी 3m, इनिशियल मास क्या होगा 3m, और इसकी स्पीड क्या थी 10√2, और आपको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम अलोंग, ये तो हो जाना चाहिए अब से, कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस कर दिया, अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो क्या हो गया, मास है 3m, और u कॉस थीटा, u कितना है 10√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2,
है ना, इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, छोटे वाले मास का क्या है 0, m का x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं, वर्टिकली फॉल हो रहा है। तो दूसरा मास है 2m, उसका क्या है vx, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन आपको पता करनी, ये तो 0 हो गया, mm कट गया, तो वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इंटू 2, दैट शुड बी कितना 30, 10 इंटू 3 30, √2 कट गया, तो वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन कम्स आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए किसकी वेलोसिटी है, हैवियर मास की, फॉर 2m। और ध्यान दीजिएगा आप y डायरेक्शन में यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते, जरूरत भी नहीं है और लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है यहाँ पे। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए। एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर बाद में इस शीट पे फोकस करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक ये प्लैंक है या ट्रॉली है, फट्टा है एक, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ से चलना शुरू करता है आगे with some speed u relative to Planck, some speed u relative to Planck। जब ये चलेगा तो ये पीछे शिफ्ट होगा, जब मैन आगे बढ़ेगा तो प्लैंक पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। अभी हमने कैलकुलेट किया था कि वेलोसिटी क्या होगी प्लैंक की। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन कहे कि मैन ने l डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ट्रॉली ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अगर मैन ने l डिस्टेंस ट्रेवल किया विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो ट्रॉली ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो यू टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ साथ आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना जरूरी हो जाता है। कैसे लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से फोकस करिए अपनी शीट पर, क्वेश्चन को देखिए जरा, देखो ध्यान से। क्या कह रहा है कि एक आदमी, इसका मास है स्मॉल m, दिस मैन हैज मास स्मॉल m, इट इज मूविंग ऑन ए प्लैंक ऑफ मास कैपिटल m, इस प्लैंक का मास है कैपिटल m, विद स्पीड u रिलेटिव टू प्लैंक। तो स्पीड u रिलेटिव टू प्लैंक, सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड प्लैंक, रेफरेंस फ्रेम कॉमन होना चाहिए। अब मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे चाहिए तो हो जाएगा मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक माइनस प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इट इज गिवन एज u, तो इसकी स्पीड दे रखी है आपको u, और माइनस इसकी स्पीड है क्या v2, तो इसको मान लिया v2। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो गई कितनी v माइनस u2। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ 0, फाइनल मोमेंटम किसका, मैन का मास, मैन की स्पीड। क्लियर। और प्लैंक का मास, प्लैंक की स्पीड। प्लैंक का मास क्या m, और स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली पहले से हमने साइन कंसीडर कर रखा है v2। तो इसका मतलब क्या हुआ, m v2 शुड बी इक्वल टू, इसको इधर ले गया ना, एम यू माइनस स्मॉल एम वी टू, इसको साइड ले जाइए, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी टू शुड बी इक्वल टू एम यू। तो स्पीड ऑफ ट्रॉली विल बिकम एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखिए इसको। आई थिंक आपको पता चल गया कि प्लैंक की स्पीड क्या होगी। इफ प्लैंक रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस स्मूथ है, नीचे कॉन्टैक्ट, फिर फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। दिस वाज माय फर्स्ट पार्ट एज डिस्कस्ड अर्लियर, आपने दोबारा भी समझ लिया। ध्यान से देखिए इसको, और उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है इफ मास ट्रेवल्स डिस्टेंस एल विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, मास यानी मैन जो भी है वो ट्रेवल्स डिस्टेंस एल, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये पीछे जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मास का भी शिफ्ट नहीं होगा, जहाँ पर था वहीं पर होगा। सेंटर ऑफ मास जिस पोजीशन पे था वो फाइनली भी उसी पोजीशन पे रहेगा। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x1 और x2 जो है वो डिस्टेंस है आदमी के और प्लैंक के विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान दीजिएगा ये L जो है दैट इज डिस्टेंस ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, दिस इज डिस्टेंस ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसने पूछा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी हमसे x2 पूछा हुआ है। जब हमें सेकंड पार्ट करना है, हम सबको मालूम है सेंटर ऑफ मास का x होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस
m2 और ये 0 है यहाँ पर, इसका चेंज नहीं हो रहा। शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज 0, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 यानी m1 x1 प्लस m2 x2 दैट शुड बी 0। तो m1 क्या है, मैन का मास और इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ l माइनस x2, और प्लैंक का मास, इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ x2 इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए भाई मैन यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x1, क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया x1, तो x1 कितना है l माइनस x2। चेक करिए, l में से x1 को माइनस कर दूंगा, l में से x1 को माइनस करता हूँ तो x2 आता है, तो ये हो गया l माइनस x2। x1 की वैल्यू जो है दैट इज l माइनस x2, और प्लैंक ने x2 अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट किया दैट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, m इंटू x2 शुड बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू l माइनस x2। तो ये m प्लस स्मॉल m, इस x2 को यहाँ मल्टीप्लाई करके इस साइड ले गए, x2 इज स्मॉल m, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यहाँ पे लेंथ भी था l भी आ गया। तो शिफ्ट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज स्मॉल m मैन का मास इन लेंथ ऑफ द प्लैंक अपॉन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो L is the distance that man travels with respect to plank and x1 is the distance that man travels with respect to ground and this is the shift of plank x2। तो हमारे पास, हमें मालूम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग m1 x1 प्लस m2 x2 जो है वो 0 हो गया, ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो रहा, तो ये वैल्यू आई मेरे पास। अब x1 कितना है, x1 है l माइनस x2। देखिए l में से, इस l में से x2 को माइनस कर दोगे तो x1 आ जाएगा, और ये m2 x2 कंपेयर करिए, सॉल्व करिए, शिफ्ट ऑफ मैन आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इट्स ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक इट्स क्लियर। तो अगेन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास, ये एक सर्कुलर पार्ट है, ये रेडियस आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, मतलब सिमेट्रिक है, आपका क्वाड्रेंट बन गया एक तरह से। कह रहे यहाँ पे 10m मास की एक वेज है जो कि बिल्कुल स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, और यहाँ पर एक मास है स्मॉल m का। कह रहे मास स्मॉल m स्लाइड्स ए वेज ऑफ मास 10m, जब ये स्लाइड करेगा यहाँ पर भी स्मूथ है सरफेस। कह रहे फाइंड वेलोसिटी ऑफ m बिफोर इट लीव्स द वेज, जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। और ध्यान देना जब ये नीचे मूव करेगा कहीं पर भी आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है ये, तो ये वेज पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वेज भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि क्या यहाँ एक्सटर्नल फोर्स 0 है, क्या आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो, वेज भी मूव कर रहा है, ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि पहली बात तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसका वर्क तो होगा नहीं, इसका वर्क होगा नहीं नॉर्मल रिएक्शन का। और अगर मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखूं तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो वाई पे तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा नहीं पाओगे। हाँ एक्स पे आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। ध्यान से देखिए, लगाते हैं इसको, ट्राई करिए। तो हम कहाँ लगाने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अलोंग एक्स डायरेक्शन, नॉट अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, दोनों m भी रेस्ट पे है और 10m भी रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट 0। और आपके पास फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, m की वेलोसिटी v मान ली जब ये यहाँ पहुंची, और 10m की वेलोसिटी इधर होगी कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ भी मान लो, u मान लिया, डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस u ले लिया, तो माइनस यू, इस साइड हमने पॉजिटिव लिया है, ऑब्वियसली उल्टी साइड ये नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब स्मॉल m इंटू वी शुड बी 10m इंटू फी, यानी 10m इंटू यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ से v की वैल्यू पता चला ली हमने, दैट इज 10u। स्मॉल m कट गया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसकी वेलोसिटी v होगी एट द फाइनल स्टेज तो इसकी वेलोसिटी u होगी, और v की वैल्यू 10 टाइम्स u है। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान से देखिए इसको, कोई डाउट हो तो बताइए। रिमेंबर यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स
लग रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई मोमेंटम कंजर्व नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है। अब हम सबको पता है कि ये m जो है नीचे आ रहा है, तो इसकी जो यहाँ पर जब नीचे आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और उसके कारण काइनेटिक एनर्जी मिलेगी किसको, m को, स्मॉल m को या 10m को, ध्यान देना दोनों को। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m, किसका लॉस, m का, क्लियर, ये नीचे आ रहा है ना स्मॉल m, तो दैट शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10m। क्या मैं ये लगा सकता हूँ, क्या मैं लगा सकता हूँ इसको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आप तभी लगाते हैं जब कोई डिसिपिएटिव फोर्स ना हो, स्मूथ है, तो इसके हिसाब से तो लगता है कि लग रहा है, बट अभी मैंने आपको बताया था नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है सरफेस के। ध्यान दीजिएगा इसका वर्क डन 0 है, इसका वर्क डन 0 है, तो इसको कंसीडर करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। तो यस आई कैन अप्लाई इट बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन लग तो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग तो रहा है, बट ये परपेंडिकुलर सरफेस पे इसका वर्क डन कितना होगा, 0। और ये इक्वेशन तभी लगती है जब सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हों, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और याद रखिएगा फोर्सेस यहाँ पर कंजर्वेटिव है क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स जो है वो लग रहा है, दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली दैट इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, बट उसका वर्क डन 0 है, तो दैट्स वाई वी डोंट रिक्वायर इट। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो इनिशियल प्लस फाइनल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम जो है वो फाइनल एनर्जी के सम के बराबर होना चाहिए। इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दे शुड बी इक्वल। अब आप देखिए जब ये यहाँ पर है तो इसकी हाइट क्या है, रेडियस के बराबर है, देखिए ना, जब ये यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल हाइट कितनी r, तो mg इंटू आर, और इनिशियली ये रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0। फाइनली दोनों इसको ग्राउंड लेवल माना हुआ है, एनर्जी क्या हो गई, 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0, और काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर, किसकी, इस ब्लॉक की, और इसका क्या हुआ, हाफ 10m, और इसकी स्पीड थी u स्क्वायर, है ना। डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन आपको अगर याद हो लेक्चर के शुरू में ही डिस्कस किया गया था, यहाँ पर स्क्वायर्स हो रहे हैं तो माइनस का कोई फर्क नहीं है। तो यानी दिस बिकम्स हाफ आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 10m u स्क्वायर, और u की वैल्यू आपको पता है, अभी निकाली थी आपने, u की वैल्यू v/10 है और v हमें निकालना है, तो v की वैल्यू मैं 10u रख सकता हूँ, v की जगह यहाँ पर 10u रख सकता हूँ, तो वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बिकम हाफ m कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 100 10u, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 100u स्क्वायर प्लस m कॉमन ले लिया 10u स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू mgr। ध्यान से देखिए ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। हैव ए लुक, सॉल्व करके देखिए, ये तो कर लेते हैं, एम कट गए यहाँ पर, वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करते हैं, g इंटू कैपिटल R शुड बिकम, या हाफ को भी इधर ले जाते हैं 2gr, और ये कितना हो गया 110u स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पर आपके पास u की वैल्यू आ गई, u स्क्वायर की वैल्यू 2g, ग्रेविटी इज 10 20, रेडियस r, और अपॉन में 110, तो 0 कट गया, तो u बिकम्स 2r/11, 2r/11। और इस क्वेश्चन में रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस मार्क्ड है, दिस इज 22 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, अगर ये 22 होगा दिस विल बिकम 4, 22 तो ये 11 से कट गया, तो दिस विल बिकम 4 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू 4 आ गई, और v कितना आ गया आपका, v आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। चेक इट आउट, क्लियर है। अच्छा हाँ, यहाँ पर u स्क्वायर था, तो ये आपका u स्क्वायर इज 4, मतलब u इज 2, तो u 2 आएगा, और v कितना है 10u, तो v विल नॉट बी 40, इट विल बी 20, तो v इज 10u बेसिकली, तो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ध्यान से देखिए, कॉपी करिए, और कोई डाउट है यू कैन रिवाइंड इट।
तो आज आप लोगों ने देखा कि हम कैसे अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट, सेंटर ऑफ मास को कैसे यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो यू कैन अप्लाई ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपने ट्राई किए, इनको दो दो बार प्रैक्टिस करिए, दो दो बार प्रैक्टिस करिए, इन पे मास्टरी करिए। कहीं पर कोई डाउट है यू कैन कंसल्ट, you can discuss, you can rewind the video and look it again and again, depends on your requirement. I think यहाँ तक समझ में आया. That's it for today. See you on the next class.